नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि जागरण यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय बम्पर गन्ना उत्पादन एवं चीनी उत्पादन के साथ भारतीय चीनी उद्योग काफ़ी संकट का सामना करना पड़ रहा। इस संकट के पीछे की आखिर क्या वजह है, जिसको जानने के लिए कृषि जागरण ने बातचीत की भारतीय चीनी मिल संघ के डायरेक्टर जनरल अविनाश वर्मा से। आइए देखते हैं उनके बातचीत के दौरान के कुछ प्रमुख अंश, जिसमें आप जान पाएंगे कि किस प्रकार चीनी उद्योग इस समय संकट का सामना कर रहा है, आखिर उसके पीछे की वजह क्या है। देखिए कृषि जागरण की ये खास रिपोर्ट। एट दी एवरेज रिकवरी, उसे प्रीमियम देना पड़ता है ना मुझे, अगर आप लोग थोड़ा फॉलो करते हैं तो वो करीब 301.90 वर्कआउट करता है। तो वहाँ भी 100% जंप हो गया। कर्नाटका, दैट इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, वहाँ जो A2 प्लस FL कॉस्ट है 121 है, ठीक है, 121। दिस इज अगेन एज पर CACP। और हम वहाँ कितना दे रहे हैं एज पर दी स्टेट्स रिकवरी 273.5। अब तो ये 110-120% के आसपास आई है। ये तो एक फिगर है। अब दूसरा फिगर आपको दिखाता हूँ। मैं 3 साल का कैलकुलेट किया। महाराष्ट्र, बहुत डिटेल्ड कैलकुलेशन, एक शुगर केन यील्ड, प्रोडक्शन, ड्रॉल परसेंटेज, केन क्रश, सब कर करके यहाँ पहुँचा। अब मैंने निकाला कि केन प्राइस पेड, केन प्राइस पेड है ना नंबर 13, केन प्राइस पेड टू द फार्मर ₹1,00,000 पर हेक्टर। तो 2015-16 में फार्मर को इन महाराष्ट्र मिल रहा था ₹2 लाख पर हेक्टर, ठीक है। ये मैं ये नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये ड्राउट्स दिया था, जैसे कंपैरिजन ठीक नहीं है। तो 2 से अभी उसको 3.23 लाख रुपीस पर हेक्टर मिल रहा है। सो इन 2 years इट्स अ जंप ऑफ ऑलमोस्ट 60-65%। अब आप आ जाओ यूपी में उसको 2 साल पहले मिल रहा था 1.52, 1,52,000। अब कितना मिला है इस साल? 2.43, ठीक है। तो ये जंप देख लीजिए। कर्नाटका में उतना बड़ा जंप नहीं हुआ है, 2.08 से 2.60, बट ये दोनों स्टेट्स में यू सी दी जंप। अब इसको इससे कंपेयर मत कीजिएगा, बिकॉज यूपी में जो गन्ना है उसकी जो एज है वो करीब 10 महीने 11 महीने की होती है, बट यहाँ पे जो महाराष्ट्र में उसकी एज करीब 15 महीने की होती है। इसलिए ऑब्वियसली दी फार्मर जो पर मंथ इतना ज़्यादा स्पेंड किया है उसको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो तो ठीक है, दैट इज अंडरस्टैंडेबल। बट यू सी दिस जंप, जो मोदी जी बोल रहे हैं कि मैं सबका डबल कर दूंगा, मैं तो 65% बढ़वा दिया 2 साल में, मुझे तो इनाम मिलना चाहिए ना। मेरे को पिछले 7 साल 8 साल से सारे मंत्री लोग जितने बोलते थे कि भाई आप लोग मेहनत कीजिए, ईल्ड बढ़वाइए, आप रिकवरी बढ़वाइए, बढ़िया गन्ना लगवाइए, फार्मर के साथ काम कीजिए। मैंने काम किया, क्या नतीजा हुआ? नतीजा ये हुआ कि मेरी जो चीनी की दाम है वो गिर के अब 26-28 रुपया पे, 27 रुपया पे करीब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फार्मर को तो फायदा हो गया, बट इंडस्ट्री का कोई ख्याल रखने वाला नहीं। क्या हम कंज्यूमर्स 43 रुपया, 44 रुपया, 45 रुपया 1 किलो चीनी का नहीं दे सकते हैं क्या? आपको 2 रुपया में कितना घर में आप चीनी खाते हो? 5 किलो महीना, 5 किलो परिवार खाएगा, 4 किलो खा सकता है। अगर 3 रुपया बढ़ गया तो 12 रुपया 15 रुपया एक्स्ट्रा महीना में नहीं दे सकते हैं, जो कि फार्मर्स को ही जाता है। ऐसा तो नहीं है भाई, हम एक बॉटल बिस्लरी बॉटल जाकर अभी खरीद लेंगे, बिस्लरी बॉटल हम लोग खरीदते ही हैं 20 रुपया का, 15 रुपया का, कहाँ सोचते हैं। बट हम चीनी के लिए 2 रुपया 3 रुपया ज़्यादा नहीं देंगे, कैसे चलेगा? अब इसमें हम मेरा चिट्ठी को कोट किया, मैं चेक कोट किया, मैं गलत इसको चिट्ठी मिल गया था। हमने ये लिख के दिया कि साहब रंगराजन कमेटी फॉर्मूला आप सुने होंगे। रंगराजन कमेटी फॉर्मूला ये बोलता है कि मेरा जो रेवेन्यू रियलाइजेशन है फ्रॉम शुगर, मेरा रेवेन्यू रियलाइजेशन फ्रॉम शुगर का 75% मुझे देना चाहिए गन्ना किसान को। ये है फॉर्मूला।
ना अगर मैं आज का एवरेज प्राइस पूरे सीजन में, अभी तो यूपी में 27.5, 60 या कुछ पे बिक रहा है, महाराष्ट्र 26 पे बिक रहा है, मैंने बोला कि एवरेज सीजन का 2800 ले लो। सो 2800 रुपया मल्टीप्लाइड बाय जो मुझे रिकवरी मिलता है कि 1 क्विंटल से सपोजिंग एवरेज ऑल इंडिया 10.8 का रिकवरी, तो 10.8, तो मेरी जो रेवेन्यू आई है करीब आई 28 रुपीज़ पे, 3024 पर क्विंटल ऑफ शुगर, 3024, ठीक है ना। 3024 का आप मुझे बोलोगे कि उसको पेमेंट करो, कितना 75%, यही ना है फॉर्मूला। तो इंटू 75 में जब करूँगा तो मेरा आता है दाम फॉर शुगर के 226.80। तो मेरी जो FRP पेइंग कैपेसिटी है 226, 227 रुपया, 230 रुपया रख लो, राउंड ऑफ कर दो आप, चलो ठीक है 230 रुपया। जबकि भारत सरकार मुझे कितना बोल रही देने, 255 at 9.5%। सो 255 डिवाइडेड बाय 9.5 मल्टीप्लाइड बाय 10.8 जो मेरी एक्चुअल रिकवरी प्रीमियम देना पड़ता है, तो ये बोलते हैं 290 रुपया देने, 289.89 पर क्विंटल। आप मुझे बोल रहे हो FRP फिक्स करके कि 290 रुपया दो, आप मेरी पेइंग कैपेसिटी देख लो भाई, पेइंग कैपेसिटी मेरी 230, 226 जो भी है उतना आता है। क्लियरली आई एम अनेबल टू पे ऑलमोस्ट अबाउट 60 रुपीज़ पर क्विंटल। ना 60 रुपीज़ का मल्टीप्लाई करो जितना गन्ना खरीदा हूँ आज तक, यू विल कम टू द केन प्राइस एरियर्स नंबर। करीब 19,500 केन प्राइस एरियर्स है, आप कैलकुलेट करोगे तो आप देखो 17,500 का हम नहीं पे कर सकते थे ये 60 रुपया का जो ब्याज। सो इट इज़ नॉट दैट द इंडस्ट्री इज विलिंगली नॉट वांटिंग टू गिव, ऐसा तो नहीं है कि मेरा फार्मर से रिश्ता आज का 2 दिन का 5 दिन का नहीं ना है, कोई का 80 साल का है, 50 साल का है, 3 पुश्तों का है। और अगर फार्मर से बात करो तो वो भी समझ रहे हैं, उन्हें बोलते हैं कि चीनी इंडस्ट्री बदमाश, वो ये भी बोल रहे हैं कि साहब हम तो जान रहे हैं कि मेरा जो ये है यील्ड है, इट हैज़ गॉन अप ट्वाइस, एंड देयरफॉर इफ द शुगर प्राइसेस डोंट इंक्रीज, मेरा तो कॉम्पेंसेशन तो हो गया ना फ्रॉम द सेम प्लॉट ऑफ लैंड, मुझे तो आ जा रहा है। तो स्थिति ये है, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू एवरीबॉडी। इट इज नॉट दैट कि हम नहीं देना चाहते, हम देना चाहते हैं, बट क्या किया जाए। क्या हो रहा है कि हम लोग, भारत सरकार जिस तेजी से गन्ने का दाम बढ़ा रही है, उतनी तेजी से आप किसी और क्रॉप का दाम नहीं बढ़ा रही है। अगर आप 3 क्रॉप को निकाल लीजिए, पैडी, वीट और गन्ना, कंपीटिंग क्रॉप्स हैं आपस में। कॉटन, सोया महाराष्ट्र में कंपीटिंग। आप अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तीनों का, आप देखोगे गन्ने का जो ग्राफ है वो ऐसे जा रहा है, ठीक है, और बाकी अगर वीट का और पैडी का देखोगे तो ऐसे जा रहा है। सो व्हाट यू हैव डन, यू हैव इंक्रीज दिस गैप, एंड इट इज ऑल्सो प्रूव्ड बाय द फैक्ट कि अगर आप A2 + FL कॉस्ट निकालते हो ऑफ से पैडी, तो A2 + FL कॉस्ट के ऊपर MSP को देखोगे तो आप देखोगे करीब 40% हायर है। पता नहीं आपने अशोक गुलाटी साहब का वो आर्टिकल पढ़ा था कि नहीं, जिसमें वो कंपैरिजन किए थे, वो जो ग्राफ में बार चार्ट बनाया था उन्होंने, बड़ा सुंदर उन्होंने कंपैरिजन किया था सब क्रॉप का। और आप देखे होंगे तो गन्ना शायद नंबर 2 था बाएं से, और A2 + FL पे हम ऑलरेडी, ऐसा आपको मैंने दिखाया, 100% हाई है। और अगर आपकी पैडी 42-43% हाई है, तो क्लियरली द फार्मर इज गेटिंग अबाउट 55-60% मोर फ्रॉम शुगर केन दैन इन पैडी। सेम कॉटन, सेम सोया, वीट में भी करीब उसको 75% ज़्यादा मिल रहा है A2 + FL से। इसलिए वीट ठीक है, वीट इज़ ऑलमोस्ट क्लोज, बट बाकी क्रॉप्स आप निकालो, कंपेयर कर लो। तो व्हाट हैज़ हैपेंड इज, जो फार्मर हमारा है, हमारा तो गरीब फार्मर है, छोटा फार्मर है, तो वो क्रॉप वही लगाएगा जिसमें नंबर 1 उसको बढ़िया रिटर्न मिलता है। आपको भी अगर आप बिजनेस करोगे या कुछ क्रॉप करोगे या छोटा सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो आप वही काम करोगे जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो आपको, आप वही नौकरी करोगे जिसमें सबसे ज़्यादा आपको
सैलरी मिलता है, सिंपल बात है। तो फार्मर भी वही क्रॉप लगाएगा जिसमें बेस्ट रिटर्न मिलता है। तो एक वो है, आप रिटर्न अगर निकाल के कंपेरिजन कर लो गन्ना का विद ऑल द अदर क्रॉप्स, you will come to a conclusion that the return to the farmer is 50% higher as compared to any other crop. अब क्या है दूसरा, शुगर केन इज अ स्टडियर क्रॉप, स्ट्रॉन्गर क्रॉप। थोड़ा सा बारिश कम भी हो जाए, थोड़ा सा बारिश ज़्यादा भी हो जाए, इसको बहुत फर्क नहीं पड़ता है। वेराज सोया आप लगा दो, सोया में एक्स्ट्रा बारिश में तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आपका जब गन्ना हो रहा है, सॉरी पैडी हो रहा है, उसमें थोड़ा ज़्यादा हेल स्टॉर्म आ जाए तो बेचारा बर्बाद हो जाता है। सो दिस इज़ अ स्टडियर क्रॉप, लेस रिस्की क्रॉप। और बोलते हैं ना हमने कि लेजी मैंस क्रॉप। इसे बहुत दिमाग में लगा दिया, शुरू में मेहनत किया, उसके बाद आप मस्ती करो। केवल आपको इंश्योर करना है कि गाय बैल आके नहीं तोड़ दे, नहीं वाइल्ड बोर नहीं आ जाए, दैट इज ऑल यू हैव टू डू। सो सेकेंड एडवांटेज हो गया शुगर केन का। पहला है कि उसको ज़्यादा आप 50% ज़्यादा दिलवा दे रहे हैं। दूसरा है इट इज़ अ स्टडियर क्रॉप। तीसरा, देयर इज़ एन अश्योर्ड बायर फॉर शुगर केन। आप कोई भी क्रॉप निकाल लो, उसको अश्योर्ड बायर नहीं है। भारत सरकार बोलती है कि जितना आप वीट लाओगे, जितना पैडी लाओगे, मैं पूरा लूँगा, लेता तो नहीं है। उसमें मिडिल मैन भी है बीच में, इसमें तो कोई मिडिल मैन नहीं है। डायरेक्टली मेरे गेट पे लाता है या हम उससे लेते हैं और उसका हम अकाउंट में देते हैं। बाकी केसेस में नहीं है। लीजिए प्लीज, ये एक और इशू हो गया। चौथा है कि बाकी क्रॉप्स में आप प्राइस तो फिक्स कर देते हैं, उसको वो प्राइस मिलता है कि नहीं मिलता है। द वेरी फैक्ट कि मध्य प्रदेश में आपने भवंतर भुगतान योजना लाया, इसका ये मतलब है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि एमएसपी नहीं मिलता है। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ना ये बात, तभी तो आप बोलते हैं कि गैप में दूंगा। वो केस नहीं है शुगर केन में। शुगर केन में जो एफआरपी फिक्स्ड है या एसएपी फिक्स्ड है, देर सवेर मुझे देना ही देना है। फार्मर भी जानता है कि मिलना ही मिलना। तो ये 4 एडवांटेजेस क्लियर आपने। नाउ यू कम टू दी केन प्राइस एरियर्स। ना अगर केन प्राइस एरियर्स आज आप देखोगे तो करीब करीब मुझे पेमेंट करना था करीब 70,000 करोड़। मैंने करीब 50,000 करोड़ अंदाजन किया होगा या 45,000 किया होगा। 20,000 22,000 करोड़ के एरियर्स होंगे डे 1। डे 14 में कम हो गए। तो क्या रेशियो है? 1/3 हैज़ नॉट बीन पेड। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हम एक किसान का कुछ नहीं लेते, एक किसान का हम पार्ट लेते जाते हैं। ठीक है। दैट मीन्स कि अगर 2/3 मैंने पेमेंट कर दिया है तो हर फार्मर को ब्रॉडली स्पीकिंग 2/3 ऑफ हिज प्राइस मिल गया है, 1/3 नहीं मिला। अगर इसको कंपेयर करें विथ द अदर क्रॉप्स तो ही हैज़ ऑलरेडी गॉट जितना उसको दूसरे क्रॉप से मिलना होता। मैंने कंपेरिजन है ना, 50% ज़्यादा है इसमें रिटर्न, तो उसको उतना मिल गया जितना उसको वीट से मिलना था या जितना उसको कॉटन से मिलना था या सोया से मिलना था। तो माई फार्मर इज़ हैप्पी, गरीब किसान है जो है वो इज़ हैप्पी कि मुझे जो मिलना चाहिए था दूसरे क्रॉप से मेरे गन्ना से टाइमली मिल गया भाई। बाकी 6 महीना बाद मिलेगा, 8 महीना बाद मिलेगा जरूर। नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप। तो दैट इज काइंड ऑफ बोनस, इफ आई मे से सो। गलत है बोलना मेरा, बट इट इज काइंड ऑफ कि एक्स्ट्रा एक मुझे मिल जा रहा है। तो कोई भी गन्ना किसान क्यों छोड़ेगा गन्ना? कुछ नहीं, मेरे बोलने से थोड़ी छोड़ देगा। मुझे भारत सरकार बोलती है तुम क्यों गन्ना, हम मैं क्या करूँगा? आपने कानून बनाया हुआ है कि जितना गन्ना में पैदावार होगा, जब तक मैं पूरा क्रश नहीं करूँगा मैं अपनी फैक्ट्री बंद नहीं कर सकता। मुझे लॉस हो, मैं बेच नहीं पाऊँ, मेरी पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, मुझे नहीं मालूम मैं क्या करूँ, मेरे को तो क्रश करना ही करना है। अभी यूपी सरकार ने अभी अनाउंसमेंट किया, क्या किया कि मैं खांडसारी लगवाऊँगा, मैं गुड़ लगवाऊँगा। क्यों लगवाऊँगा? क्योंकि ये जो चीनी वाले हैं ये चीनी का दाम, गन्ने का दाम नहीं देते हैं वक्त पे। तो मुझे ये बताइए कि खांडसारी और गुड़, पहला प्रश्न ये है कि क्या वो लोग वो एसएपी देंगे या उन पे वो एसएपी का कानून लागू होगा? और अगर लागू होगा तो क्या खांडसारी compete कर पाए? रिकवरी 6.5% होती है, मेरी रिकवरी 11 भी पहुंच चुकी है, कैसे compete करेगा? इसका ये मतलब है कि खांडसारी
और गुड़ वाले SAP या FRP का कानून उस पर लागू नहीं होगा। तो जब उस पर नहीं लागू होगा तो आप तो नाइंसाफी कर दिए किसानों के खिलाफ, नो, आप उसको उसमें भी बिकवा रहे हो। तो ये जो आप नया सिस्टम निकाले कि गुड़ और खांडसारी कड़ा, मेरे लिए अच्छी बात है कि कुछ गन्ना चला जाएगा। इस साल जब चीनी का दाम गिरा तो गुड़ का दाम भी गिरा, खांडसारी का दाम भी गिरा। तो डाइवर्जन जो होता था गन्ने का इनटू गुड़ एंड खांडसारी गिर गया, क्योंकि उनके पास तो ये लागू नहीं है कानून कि आपको गन्ना लेना ही लेना है, उनकी मर्जी है। वो तो उठ के कहीं चले जाते हैं, बंद कर देंगे, मैं नहीं कर सकता ना। सो these are the problems that we need to appreciate at the government level, at the policy making level, कि बहुत अच्छी बात है आप गन्ना किसान को पेमेंट दो, बढ़ा के दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट आप अगर भारत सरकार एक सोशल वेलफेयर प्रोग्राम कर रही है, फार्मर्स को मदद करना चाहती है, तो अपने बजट से कीजिए ना। मेरे बैलेंस शीट से करना तो नाइंसाफी हो गया मेरे साथ। That is the crux of the problem. Now, दुनिया में क्या होता है? आप ब्राजील ले लो, the largest exporter of sugar or producer of sugar, who determine the world prices. आप थाईलैंड ले लो, सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, आप ऑस्ट्रेलिया ले लो, आप छोटे छोटे अफ्रीकन कंट्रीज ले लो, तांजानिया, कीनिया। पूरी दुनिया का जो केन प्राइसिंग पॉलिसी है, इट इज नॉट फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, इट इज यूनिक टू इंडिया। और वहां कैसे प्राइस फिक्स होता है? वहां का जो प्राइस फिक्स होता है, दैट इज अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू। ब्राजील का फॉर्मूला आप ले लो, ऑस्ट्रेलिया का फॉर्मूला ले लो, कहीं का ले लो, थाईलैंड का ले लो, तांजानिया का ले लो, मॉरिशस का ले लो, सब जगह इट इज इन रिलेशन टू द रेवेन्यू। और क्या परसेंटेज है हम लोग ने निकाला था, कहीं पे 65% है, कहीं पे 66% है, किसी में 62% है। मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं 70% देने को तैयार हूँ ऑफ बाई प्रोडक्ट्स ऑल्सो। अब बहुत कॉम्प्लिकेटेड मॉडल नहीं करना तो मैं 75% दे दूंगा ऑफ ओनली शुगर, 5% वैल्यू में दे रहा हूँ ऑफ योर बाई प्रोडक्ट। फिर भी वो ठीक नहीं लग रहा आपको, फिर भी आप बोलते नहीं 100% दो। आज अगर आप गन्ने का दाम निकालोगे जो मुझे देना पड़ रहा है, इट इज़ 100%, ऑलमोस्ट 100% ऑफ माई रेवेन्यू। और 100% ऑफ माई रेवेन्यू अगर मैं गन्ना किसान को दे दूँ तो मैं बाकी लोग का कैसे पैसा दूंगा? मुझे बैंक का लोन भी तो वापस करना है, वर्किंग कैपिटल भी लिया हुआ है मैंने, मुझे अपने प्लांट की मेंटेनेंस भी करनी है, मुझे अपना सैलरी वेजेस भी है, कैसे मुझे मार्केटिंग भी करना है। सो अगर 100% मैं दे दूँ तो इसीलिए जो रंगराजन कमेटी ने यही बोला कि आपकी जो रेवेन्यू है यू कीप 25% फॉर योर अदर एक्सपेंसेस, पास ऑन 75% टू द फार्मर्स। अब प्रॉब्लम क्या होता है? वेरी गुड फॉर्मूला। प्रॉब्लम अब ये होता है कि जिस साल 75% इज बिलो द FRP, जो गारंटीड प्राइस आप फार्मर्स को दे रहे हैं, तो अब फार्मर्स तो मेरा गरीब है, वो तो हिट नहीं ले सकता कि भाई चीनी का दाम ऊपर नीचे हो गया, आप इसको भी ऊपर नीचे कर दो, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो फिर CACP ने ये सुझाव दिया कि साहब गन्ना इंडस्ट्री विल पे वॉट एवर दे कैन एज पर द रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूला, और ये जो गैप है दैट शुड कम फ्रॉम द गवर्नमेंट थ्रू अ फंड। तो फंड क्रिएट कीजिए, आप सोशल वेलफेयर प्रोग्राम करते हैं। अब चर्चा हुआ कि साहब ये फंड का पैसा कहाँ से आएगा? एज एन इंडस्ट्री आई एम नॉट सपोज्ड टू टेल यू, मैं कौन होता हूँ बताने वाला भारत सरकार को पैसा कहाँ से लाइए, गवर्न कैसे कीजिए। फिर भी पूछा गया तो मैंने हम लोगों ने यही सुझाव दिया कि साहब जब चीनी का दाम नीचे जाता है, आज चीनी का दाम अगर आप देखोगे दिल्ली में, पता नहीं आप लोग चीनी रिसेंटली खरीदे, और आज का अखबार में देख रहा था, रिटेल प्राइस ऑफ शुगर इन दिल्ली इज 33 रुपीज़। लास्ट ईयर आपने 43 रुपया में खरीदा होगा या 44 पे भी खरीदा होगा, 10 रुपया रिटेल प्राइस कम है। नाउ देयर आर टू आर्गुमेंट्स, मैं ये 10 रुपया से आपसे 2 रुपया ले लूँ, 3 रुपया ले लूँ एज सेस, आई डोंट थिंक आप लोग कंप्लेन करेंगे, चूंकि लास्ट ईयर आपने 43-44 में लिया था वाजिब दाम। एक तरीका तो होता है कि मैं सारे कंज्यूमर से 2 रुपया एक्स्ट्रा ले लूँ, और 2 रुपया एक्स्ट्रा अगर कलेक्ट करता हूँ तो आई गेट ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ इन अ ईयर।
5,000 करोड़ कलेक्ट होता है तो दैट कैन गिव द फार्मर्स करीब 20 रुपया पर क्विंटल ऑफ शुगर केन। ये कैलकुलेशन मतलब 1 रुपया अगर मैं एक्स्ट्रा ले लेता हूँ कंज्यूमर से फॉर द शुगर केन फार्मर्स वेलफेयर फंड, इट ट्रांसलेट्स इनटू अराउंड 10 रुपीज़ पर क्विंटल ऑफ शुगर केन। ठीक है, तो हम अगर आज कंज्यूमर्स 1 रुपया एक्स्ट्रा दे देते हैं, 5 रुपया महीना एक्स्ट्रा दे देते हैं फॉर योर 5 किलो ऑफ शुगर, इट गिव्स 10 रुपीज़ पर क्विंटल टू दी फार्मर्स। नाउ सेकेंडली, ये जो बल्क कंज्यूमर्स हमारे हैं, जितने आप निकाल लो, चाहे वो आइसक्रीम वाले हों या बेवरेज वाले हों या बिस्किट बनाते हों या जूस वाले हों, हल्दीराम वाले हों, ये जितने भी हैं, केक पेस्ट्री सब है, मेरे ख्याल से आपने कभी भी इनका प्रोडक्ट का दाम नीचे जाते नहीं देखा होगा। मैंने तो नहीं सुना है कि बिस्किट का दाम कभी नीचे गया है या कोका कोला का नीचे गया है, ऐसा कभी नहीं। तो दूसरा ये प्रस्ताव किसी ने बोला कि साहब हम लोग इन लोगों से क्यों नहीं ले लेते हैं 3 रुपया 2 रुपया 4 रुपया कुछ ले लीजिए, बिकॉज ये तो एक एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा ले रहे हैं ना। बिकॉज आप अगर ये पी रहे हो तो इसमें तो मोस्ट ऑफ द थिंग क्या है, चीनी है, मोस्टली शुगर है ना, थोड़ा बहुत उनका ठीक है अपना जो बाकी। इसका ये मतलब है कि दे आर मेकिंग एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, दे आर नॉट पासिंग ऑन दैट बेनिफिट टू द फाइनल कंज्यूमर। तो चीनी का दाम बढ़ता है तो बिस्किट वाले आ जाते हैं, अरे मेरा चीनी का दाम बढ़ गया, हम बढ़ाएंगे बिस्किट का दाम। मैं भी बोला कि भाई आप बिस्किट का दाम कैसे बढ़ाएंगे, आप जो घटाए थे क्या पहले लास्ट तो नहीं घटाए थे, इस साल तो नहीं घटाए हैं, इतना दाम गिरा है, कोई भी चीनी बिस्किट का दाम तो नहीं घटाने वाला, आप खरीदे होंगे तो किसी का दाम नहीं गिरता। तो कैन वी कलेक्ट सम सेस फ्रॉम सच बल्क कंज्यूमर्स in the year when the sugar prices are down to get some funds for the welfare of the farmers। मेरे को नहीं दीजिए, आप फार्मर को दे दीजिए, क्योंकि मैं सक्षम हूँ। तो ये जो 20,000 22,000 करोड़ हो जाता है, एक वो एडवांटेज हो जाएगा कि फार्मर्स की एरियाज कैन बी टेकन केयर ऑफ। दूसरा क्या एडवांटेज होता है मेरे लिए, मैं अनकॉम्पिटिटिव हो जाता हूँ वर्ल्ड में। चीनी तो बन गया ज़्यादा, बट मैं उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा गन्ने का दाम इज़ ऑलमोस्ट अबाउट 80% मोर दैन द ब्राज़ीलियन शुगर केन प्राइस। तो जब मैं 80% ज़्यादा दूंगा तो मैं कम्पीट कैसे करूँगा, तो मैं आई एम नॉट एबल टू कम्पीट, आई एम नॉट एबल टू सेल शुगर। तो अगर मैं अपना रेवेन्यू बेस्ड केन प्राइस देता हूँ, देन आई एम कॉम्पिटिटिव ऑल्सो। इंडस्ट्री इज कॉम्पिटिटिव, फार्मर्स गेट देयर पेमेंट ऑन टाइम, कंज्यूमर्स विल नॉट कंप्लेन, क्योंकि जब दाम गिरा हुआ है तब उनसे मैं एक्स्ट्रा सेस ले रहा हूँ और फार्मर्स को दे रहा हूँ। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन, आई एम नॉट बर्डनिंग द गवर्नमेंट्स बजट ऑल्सो। तो ये एक प्रस्ताव था या है। क्या जीएसटी आने के बाद ये पॉसिबल होता है कि नहीं होता है? ऑब्वियसली द गवर्नमेंट नीड्स टू एग्जामिन। मेरे हिसाब से अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे कैन, सो बट आई डोंट नो, दिस इज द होल थिंग। आपका एक शुरुआत में प्रश्न था कि साहब क्या प्रॉब्लम हो गया? प्रॉब्लम यही हो गया है कि भारत सरकार ने गन्ने का दाम बहुत बढ़ा दिया है, बहुत तेज़ी से बढ़ा दिया है। आप अगर देखें तो पिछला 7-8 साल में 100% बढ़ गया गन्ने का दाम, बट चीनी का दाम तो नहीं बढ़ा। चीनी का दाम भी 100% बढ़ना चाहिए था ना, तो चीनी का दाम 20% बढ़ा होगा। सो अब ये मिसमैच हो गया। दूसरा, फार्मर्स गेट अट्रैक्टेड टू शुगर केन, चूँकि उससे रिटर्न बढ़िया है और बाकी सब कंडीशंस आपने बताया, तो फार्मर तो ऑब्वियसली आपके बोलने से तो फार्मर नहीं जाएगा ना, नहीं गन्ना मत लगाओ, गन्ना मत लगाओ। मैं भी अगर जाके बोलूँ गन्ना मत लगाओ साहब, अरे वो तो बोले साहब मुझे गन्ना से प्रॉफिट मिलता है, मैं क्यों नहीं लगाऊंगा, मैं छोटा गरीब किसान हूँ, मेरे पास 1.5-2 हेक्टेयर ज़मीन है, तो मैं 10,000-20,000 रुपये एक्स्ट्रा क्यों नहीं कमाऊँगा। So the only indicator to the farmer, basic indicator is the price of sugar cane। तो हम लोग का सबमिशन भारत सरकार से ये है कि साहब नंबर 1 आपने गन्ने का दाम बढ़ा दिया जिसके कारण गन्ना ज़्यादा हो गया, नंबर 2 आपने मुझे अनकॉम्पिटिटिव बना दिया, नंबर 3 आपने चूँकि गन्ना बढ़ा दिया इसलिए सरप्लस चीनी हो गया, तो जब सरप्लस चीनी हो गया तो दाम गिर गया, चूँकि मैं एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ। आप प्लीज़ मुझे मदद कीजिए। इट इज़ नॉट दैट आई हैव डन इट विलिंगली, मैंने गन्ना ज़्यादा नहीं बनाया। दूसरी इंडस्ट्री में अगर उसको दिखता है कि लॉस हो रहा है तो वो रॉ मटेरियल घटा देगा ना, प्रोडक्शन घटा देगा। इफ ही इज नॉट एबल टू सेल इन द मार्केट ही विल रिड्यूस इट, बट आई कांट।
देयर इज अ लॉ इन द कंट्री कि नहीं, आपको गन्ना क्रश करना ही करना है, चाहे जो 4% हो या 10% हो, जितना मेरा सरप्लस है, सरप्लस को मैं क्या करूँगा? आई कैंट कीप इट इन द कंट्री। तो या तो मुझे एक्सपोर्ट करूँ, चीनी बन गया, चीनी को तो मैं एक्सपोर्ट करूँगा तभी डिस्पोज ऑफ हो सकता है ना। आप अगर देखें तो इस साल करीब करीब मैं 65 लाख टन चीनी सरप्लस बनाऊंगा, ओवर एंड अबव माय रिक्वायरमेंट। मैंने स्टार्ट किया था इस साल करीब 40 लाख टन ओपनिंग बैलेंस से, ठीक है, इंक्लूडिंग दैट स्मॉल इम्पोर्ट्स दैट गवर्नमेंट फोर्स्ड अपॉन अस। हम लोग तो मना कर रहे थे सर एक्सपोर्ट मत करिए, अगला साल का प्रोडक्शन आपको ठीक लग रहा है, बट नहीं, चीनी का दाम बढ़ जाएगा। अरे चीनी का दाम बढ़ने तो दीजिए तब ना बताइए। और हम लोग इंडस्ट्री के तरफ से लास्ट ईयर यू नो कि प्रोडक्शन गिर गया था 203, हमने इंडस्ट्री के तरफ से बहुत कंट्रोल किया। जहाँ 50 पैसा 1 रुपया बढ़ता था मार्केट में, हम लोग कॉल करते थे आपस में, नहीं साहब यू हैव टू कंट्रोल द प्राइसेस, सो आप एक्स्ट्रा गिराओ चीनी मार्केट में, एक्स्ट्रा सेल कर करके यूज टू एंश्योर। आप लास्ट ईयर देखेंगे चीनी का दाम भागा नहीं, ट्रेडर्स तो हंगामा करते थे साहब 60 रुपया हो जाएगा, 65 रुपया हो जाएगा, आप चीनी को इंपोर्ट करिए, बट प्राइसेस डिडंट गो बियॉन्ड 44 रुपीज इन दी मेट्रोपॉलिटन सिटीज लास्ट ईयर डिस्पाइट अ फॉल। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो चीनी का प्राइस है, डोमेस्टिक प्राइस आज गिरा हुआ है, फिर भी एट दीज प्राइसेस आई कैन नॉट एक्सपोर्ट बिकॉज वर्ल्ड प्राइसेस भी गिर गए, वर्ल्ड में भी सरप्लस है। अब वर्ल्ड प्राइसेस के हिसाब से मुझे मेरे मिल गेट पे जो एक्सपोर्टर अगर बोलता है कि ठीक है मुझे चीनी दो मैं एक्सपोर्ट करूंगा, तो वो एक्सपोर्टर बोलता है कि मैं आपको 19 रुपया ही दूंगा ना, वो 19 रुपया एट माई फैक्ट्री गेट, और मैं डोमेस्टिक मार्केट में आज भी गिरा हुआ है तो भी मैं 26 रुपये में बेच रहा हूँ महाराष्ट्र में, तो मुझे 7 रुपये का क्लियर लॉस है, तो मैं क्यों एक्सपोर्ट करूं? भाई हर मिल अपने हिसाब से सोचता है ना। एक्सपोर्ट इज अ गुड स्ट्रैटेजी टू हैव, बट देन यू हैव टू बी कॉम्पिटिटिव। आई एम नॉट कॉम्पिटिटिव, नंबर 1, एंड नंबर 2 द गवर्नमेंट नीड्स टू हेल्प मी। मैं क्यों अनकॉम्पिटिटिव हूँ? क्योंकि आपने गन्ने का दाम बढ़ाया, मैंने नहीं बढ़ाया, आपने एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करवा दिया, तभी तो मैं अनकॉम्पिटिटिव हूँ क्या? नहीं तो मेरा बस चलता तो मुझे जितना डोमेस्टिक में बेच पाता उतना ही बनाता। दूसरा सोल्यूशन जो है, एक तो पहला तो गवर्नमेंट हैज टू रैशनलाइज द शुगर केन प्राइसिंग पॉलिसी। ऐसे नहीं चल सकता, ये जो सिस्टम है ऐसे नहीं चल सकता। 2 तरीके, एक स्टेट एडवाइजरी भी, स्टेट एडवाइस से जाना ही जाना चाहिए, मतलब कोई तुक नहीं है। इस बार यूपी गवर्नमेंट, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बीजेपी सरकार दोनों, भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट पहली बार सेम सरकार आई है 15 साल के बाद। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये SAP का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। भारत सरकार ने लिखा भी था, आपने पढ़ा भी था, भारत सरकार ने लिखा है कि साहब आप FRP, चूँकि रिकवरी बढ़िया हो गई है, बहुत सारे चीनी मिलों का जो दाम है इट इज़ क्लोज टू दी SAP, द गैप इज मच लेस, 10 रुपया 15 रुपया लेस, योर yield is higher, the farmer is getting almost similar to what he was getting last year or higher। तो यूपी सरकार ने मैं तो बढ़ाऊंगा 10 रुपया से, बढ़ा दी। अब प्रॉब्लम खड़ा हो गया, अब बताइए आपने बढ़ाया, मैं गन्ना किसान को पेमेंट नहीं कर सकता। अब तो वो स्थिति आ गई है कि वी नीड टू टेल दी गवर्नमेंट कि सॉरी सर, अगले साल मैं नहीं चला पाऊंगा चीनी, मैं चीनी मिल चलाता हूँ, मुझे लॉस होता है, मैं गन्ना किसान को पेमेंट नहीं कर सकता हूँ। बदनामी तो एक तरफ, मेरे खिलाफ एक्शन भी ले लिया जाता है। तो ये इंडस्ट्री करे तो क्या करे? बेस्ट तो यही होगा ना कि सर मैं अभी से आपको नोटिस दे रहा हूँ कि अगले साल आई एम नॉट एबल टू रन माई शुगर फैक्ट्री अनलेस यू एड्रेस माई प्रॉब्लम। ये है। दूसरा है कि जो मेरी जो मूवमेंट होती है इथेनॉल की, मुझे फ्री मूवमेंट होना चाहिए। आई शुड जस्ट पिक अप माई इथेनॉल एंड सप्लाई टू द डिपो। स्टेट्स आर इंसिस्टिंग, नहीं साहब मैं कंट्रोल करूँगा, आप मेरे से एक्साइज परमिट लोगे, तो मैं जाना पड़ता है एक्साइज परमिट लेना। कोई कहीं कहीं 3 दिन में मिलता है, कहीं कहीं 30 दिन में मिलता है, कहीं कहीं 10 दिन में मिलता है। अब मैं सपोजिंग यूपी से मूव करता हूँ हरियाणा तो मुझे 1 महीना 2 महीना लग जाता था परमिशन देने में। तो इस स्थिति में मैं कैसे मूव करूँगा? तो अभी तो हम लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि हरियाणा को हम इथेनॉल सप्लाई करना बंद कर देते हैं,
बट बीजेपी सरकार वहाँ भी है, बीजेपी सरकार भारत सरकार भी है। ये हरियाणा पहले जब कांग्रेस सरकार थी, पिछली सरकार में, वो नहीं लेती थी। करंट चीफ मिनिस्टर ने 2 रुपये लगाया और उसको अभी रिसेंटली बढ़ा के 3 रुपया कर दिया। भाई मेरा तो ये कहना है कि अगर भारत सरकार इतनी मेहनत कर रही तो अपने सरकारों से तो कम से कम रुकवा दें। यूपी से, हरियाणा से, महाराष्ट्र विड्रॉ किया अभी रिसेंटली, कर्नाटका विड्रॉ किया है। कर्नाटका क्लियरली सेड मैं कोई कंट्रोल नहीं करूँगा, कोई टैक्स नहीं लूँगा। महाराष्ट्र सरकार में हाई कोर्ट का आदेश हो गया, अब फिर वो विड्रॉ कर दिया। गुजरात ने बोला कि मैं 3 रुपये लेता था, गुजरात ने अभी 3 रुपये ख़त्म कर दिया है। गोवा अभी शायद डिसीजन लिया खत्म। बस ये 4 स्टेट्स ने लिया कि अब हम नहीं आपसे टैक्स लेंगे। बट गुजरात बोलता है कि नहीं, एक्साइज परमिट लेना पड़ेगा मेरे से। अब मैं मूव करता हूँ इथेनॉल, अब एक्साइज परमिट मुझे कभी 1.5 महीना लग जाता है, कभी 20 दिन लग जाता है, और मैं अंडर एक कॉन्ट्रैक्ट हूँ विद दी OMCs। अगर मैं सप्लाई नहीं कर पाता हूँ तो मुझे पेनल्टी लग जाता है। मेरी गलती नहीं है, मैं तो बना के रखा हूँ। एक तरह तो मैं उसको बना के रखा हूँ, मैं दे नहीं पाता हूँ, दूसरी तरफ पेनल्टी भी लग जा रही है बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। नाउ एथेनॉल इज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्लियरली इंडियन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द IDR एक्ट। अभी 2016 मई में भारत सरकार ने एक अमेंडमेंट किया IDR एक्ट में, ये क्लियरली बोला कि स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ लिकर को कंट्रोल कर सकती है और कुछ नहीं। इसका ये क्लियरली मतलब तो ये हुआ ना कि लिकर को छोड़कर आप किसी चीज़ को नहीं कंट्रोल करें। और जो इथेनॉल जब मैं मूव करता हूँ फ्रॉम माई फैक्ट्री, उसमें एक केमिकल डालता हूँ, एक डीनेचुरेंट डालता हूँ, जिसके कारण वो आप पी नहीं सकते हैं। पिएंगे तो लोग मर सकते हैं, और इतना गंदा स्मेल देता है कि आप पीने की भी कोशिश करेंगे, मुंह के पास नहीं ला पाएंगे। तो इट इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। दैट मीन्स कि आप उसको नहीं कंट्रोल करना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को। इसलिए मैं अपने से निकालूँ। जैसे पेट्रोल मूव करता है, पेट्रोल मूव करने के लिए किसी का परमिशन नहीं लेना पड़ता है, तो इथेनॉल मूव करने के लिए क्यों परमिशन लेना पड़ेगा? सो ये एक प्रॉब्लम है मेरे लिए। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हाँ, चीनी सरप्लस हुआ तो चीनी नहीं बना के मैं इथेनॉल में डाइवर्ट कर दूं, जो कि ब्राज़ील करता है। तो दैट इज़ अ वेरी गुड पॉलिसी, बट वो लॉन्ग टर्म होगा। आज वो नहीं हो सकता है क्योंकि मेरे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है। कैपेसिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। जो डिस्टिलेशन कैपेसिटी है देश में, एक लिमिटेशन है, क्योंकि उसी डिस्टिलेशन कैपेसिटी से लिकर भी बनता है, इंडस्ट्रियल अल्कोहल भी बनता है, और फ्यूल ग्रेड इथेनॉल भी बनता है। तो वो जो कैपेसिटी है उससे मुझे बढ़ाना पड़ेगा, और वो बढ़ाने के लिए 2-3 साल लगेगा, और उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा लगता है। पहले के ज़माने में मेरे को डिस्टिलरी लगाने में उतना खर्च नहीं लगता था, बट अब भारत सरकार और सरकारें बहुत स्ट्रिक्ट हो गई हैं ऑन माई एफ्लुएंट ट्रीटमेंट, माई पोल्यूशन। तो अब लोग बोलते हैं कि जितना डिस्टिलरी का कॉस्ट है उतना ही एफ्लुएंट ट्रीटमेंट का कॉस्ट है, तो कॉस्ट डबल हो गया है। तो अब हम भारत सरकार से ये रिक्वेस्ट करें, साहब दिस इज़ अ ग्रीन फ्यूल, आपको पेट्रोल कंजम्पशन थोड़ा सा घटाएगा, आपकी क्रूड ऑयल इंपोर्ट थोड़ा सा कम होगी, फार्मर्स को इससे डायरेक्टली बेनिफिट मिलता है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बेनिफिट मिलता है, आपकी एनवायरनमेंट पोल्यूशन थोड़ी घटती है, बेटर होती है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए आप कुछ कंसेशनल लोन इंडस्ट्री को अगले 3 साल तक दें, हम कैपेसिटी लगाएंगे, हम वो तैयार है लगाने के लिए। और जब भी ये प्रॉब्लम होगा ऑफ सरप्लस शुगर केन एंड शुगर, हम उसको डाइवर्ट कर देंगे इनटू मेकिंग एथेनॉल। तो चीनी का दाम गिरेगा भी नहीं, और हमको एक्सपोर्ट भी नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, हम देश में ही मैनेज कर लेंगे पूरा ये शुगर केन। तो दैट इज़ अ लॉन्ग टर्म। जो आपने बोला, गडकरी साहब इज़ अ बिग सपोर्टर ऑफ दिस प्रोग्राम। आज से नहीं, जब वो ऑपोजिशन में थे तो ही इज़ पुशिंग इट, बट वही है कि मेरे साथ कंस्ट्रेंट है कि मेरी कैपेसिटी नहीं है, तो कैपेसिटी डेवलप करना पड़ेगा। एक दूसरा है, स्टेट गवर्नमेंट्स नीड टू कम ऑन बोर्ड, दे हैव टू विथड्रॉ फ्रॉम कंट्रोलिंग फ्यूल ग्रेड इथेनॉल, दे हैव टू स्टॉप फ्रॉम लेविंग टैक्सेस ऑन इट। कहने का मतलब हर चीज़ में पॉलिसी मेकिंग नहीं, हर चीज़ में नहीं है। ये देखिए, हम लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं इसमें। हाँ बोले 5 मिनट। तो हम बहुत आगे बढ़ गए। जो 2007 से ये पॉलिसी शुरू हुआ था, मैं उस समय भारत सरकार में था, और कैबिनेट नोट पहली बार मैंने ही बनाया था 2007 में, जो 5% मैंडेटरी एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात हुई थी। तो तब से आज हम बहुत आगे आए हैं।
स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, OMCs, बहुत कोऑपरेशन है। बट अभी भी थोड़ा सा यू कैन से कि हाथी ऑलमोस्ट निकल गया, थोड़ा सा बच गया होगा, हो रहा है। बिकॉज दिस गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट इज एक्सट्रीमली पॉजिटिव ऑन इकोनॉमी। प्रधानमंत्री का ये पेट सब्जेक्ट तो हो रहा है। OMCs आर वेरी पॉजिटिव, वो हम मीटिंग भी रेगुलरली करते हैं, डायरेक्टली फ़ोन भी करते हैं, बात भी कर लेते हैं। बट दिस इज़ अ 2 or 3 year मोर प्रॉब्लम। अभी इमीडिएट प्रॉब्लम तो चीनी बन गया है, चीनी हमारे गोडाउन में पड़ा है, चीनी रखने को स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, सो ये इशू